Hi everyone, this is Shikha and welcome back to my channel. So today I'm back with my series that is real stories and makeup. That means horror, mystery, murder and makeup. So if you are new on my channel, so hi, my name is Shikha. And if you are interested in true crime stories, murder stories and horror stories, yes. एंड येस ऑल्सो मेकअप, क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये रियल क्राइम स्टोरीज, मर्डर स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज ये सब सुना रही होती हूँ, उसी टाइम पे मैं मेकअप लुक भी ले रही होती हूँ. सो इफ़ यू आर ट्रू लवर ऑफ मेकअप, इफ़ यू लव मेकअप ट्यूटोरियल्स, यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम हियर फॉर यू एवरी सिंगल वीक, वो भी इन 2 कॉन्टेंट्स के साथ में एक ही टाइम पे. और अब तक मैं अपने चैनल पे बहुत ही अमेजिंग रियल स्टोरीज लेकर आ चुकी हूँ, जैसे कि भानगढ़, कुजीसाके ओना, ब्लडी मैरी. यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द वीडियोज. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो जस्ट गो एंड चेक आउट. यू विल डेफिनेटली गोना लव इट. अगर हॉरर मूवीज़ का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आती है? मतलब अगर किसी को रिकमेंड करना हो तो एग्जॉर्सिज्म, राइट? याद है आपको एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी. दिस इज़ नॉट जस्ट अ मूवी गाइज, ये रियल स्टोरी है. और जितना इसके अंदर दिखाया है, जितना ज़्यादा डरावना इसमें दिखाया है, जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी थी ना, आई स्वेयर गाइज, आई वॉज लाइक कि शिट मैन, किसी के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है. सो हम जानते हैं कि हर चीज़ के 2 साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे दिन में उजाला है, वहाँ पे रात में अंधेरा. जहाँ भगवान है, वहाँ डीमंस भी हैं. आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये सब चीज़ें एकदम बकवास हैं, इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते. बट रियलिटी ये है कि हम माने या नहीं माने, बट कुछ चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट करती है हमारी लाइफ में जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं बट देख नहीं सकते. सो टुडे आई एम गोना टेल यू अ पेनफुल एंड अ हॉरिबल स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसने दूसरों के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी. और इतना बड़ा सेक्रीफाइस कि उसको 23 ईयर्स के अंदर खुद की जान गंवानी पड़ी. सो एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज कौन जानता? इवन इससे पहले भी एक एग्जॉर्सिज्म पे मूवी आई हुई है. सो अगर आप ये मूवी याद करेंगे तो आपको याद होंगे सारे उसके सीन्स कितने ज़्यादा डरावने होंगे. बट अगर जो डरता है और उसने मूवी नहीं देखी है, सो मैं रिकमेंड करूँगी कि वो मूवी मत देखना प्लीज़. सो टुडे आई विल टेल यू द रियल स्टोरी ऑफ एनालिस मिशेल. ये जो इसका रियल नाम है, इसको छुपा के एमिली रोज रखा गया है मूवी के अंदर. सो आप सबके लिए एनालिस मिशेल की जगह एमिली रोज ही बोलूंगी. सो एमिली रोज मीन्स एनालिस मिशेल वॉज बॉर्न ऑन 21 सितंबर 1952, जो कि लेबलफिंग वेस्ट जर्मनी के अंदर हुआ था. और जहाँ उसका बॉर्न हुआ था वो एक कैथोलिक विलेज था. वो काफ़ी ज़्यादा कैथोलिक होगी, मीन्स काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होगी. सो एमिली की फैमिली के अंदर उसके पेरेंट्स और 3 सिस्टर्स थी. उसकी मदर का नाम एना और फादर का नाम जोसेफ था. और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस और काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड थी. सो एमिली की जो मदर थी वो बचपन से ही उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करती थी पूजा पाठ वगैरह, रिचुअल्स वगैरह ये सब करने के लिए. इसके पीछे था बहुत बड़ा सीक्रेट ये था कि जो एमिली की मदर थी वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी. एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो कैथोलिक फैमिली होती है बहुत बड़ा पाप मानती है. मतलब शादी से पहले अगर प्रेग्नेंट हो जाना, बच्चा हो जाना, ये सब चीज़ें सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर पाती. तो आप ये सोचो कि उस टाइम पे जब ये चीज़ें होती होगी तो उसको, इवन कैथोलिक फैमिली होती होगी तो वो उस चीज़ को कैसे लेती होगी. सो ये था वो सीक्रेट. सो जब एमिली की मदर की जब शादी हुई थी तो इसी वजह से कि उनको ये लगता था कि उनसे बहुत बड़ा सिन हो गया है, अपनी खुद की शादी में उन्होंने ब्लैक कलर का वेल पहना था जिसको वो शादी के टाइम पे ओढ़ते हैं. लाइक हाउ स्ट्रेंज. और क्योंकि वो इसको बहुत बड़ा सिन मानती थी, बहुत बड़ा पाप मानती थी, तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहती थी. तो ऑल टाइम वो पूजा करते रहना, ये सब चीज़ें, पूजा पाठ करते रहना, ये सब चीज़ें चलती रहती थी. और शादी से पहले उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था मार्था. और शादी के बाद में जो पहली बेटी उनकी हुई उसका नाम था एमिली. सो मार्था जो कि एना की पहली बेटी थी, जो कि शादी से पहले हुई थी, उसकी 8 साल के अंदर डेथ हो गई. अब उसकी जैसी ही डेथ हुई, एना बहुत ज़्यादा डर गई. उसको ये लगने लगा कि जो भी उसने सिन किया है, जो भी उसने पाप किया है, उसकी जो बेटी है मार्था, उसकी जो डेथ हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि एना ने ये सिन करा है. और उसके जितने भी पाप हैं, जितना भी सिन है, उसकी सज़ा उसकी बेटी को मिली है. और इसी माइंडसेट के चलते वो इतना ज़्यादा डर गई कि उसने उसकी जो पहली बेटी थी, शादी के बाद की जो पहली बेटी थी एमिली, उसको वो पूजा पाठ करने के लिए प्रेशराइज करने लग गई. उसको शायद ये लगने लगा होगा कि जिस तरह से उसकी जो पहली बेटी की डेथ हुई है, यानी कि मार्था की डेथ हुई है, उस तरह से कहीं उसके पापों की सज़ा एमिली को नहीं मिल जाए. धीरे धीरे वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई
कि वो अपने पापों की जो सज़ा है उसका पश्चाताप अपनी बेटी के थ्रू करवाने लगी। और एक तरह से वो अपनी बेटी को ये बोलने लगी कि वो सारे के सारे सिन, जितने भी बुरी चीज़ें हैं, अगर तुम उस चीज़ का पश्चाताप करोगी तो गॉड तुम्हें शायद रिवॉर्ड देगा। और मतलब उसको कुछ ना कुछ इस तरह से बोल के उसको ज़बरदस्ती ये चीज़ कहा गया कि जितने भी सिन हैं, जितने भी बुरे लोगों के सिन हैं, पाप हैं, या फिर ड्रग्स वाले जो लोगों के जो सिन हैं, उनको मुक्ति मिल जाएगी इस लाइफ से, और इसी वजह से तुम्हें खुद को पूरी तरह से डिवोटेड रखना पड़ेगा। मतलब लाइक सीरियसली मैन। और एमिली को बिना बेड के, बिना बिस्तरों के, ज़मीन पे, खाली ज़मीन के ऊपर नीचे सुलाया जाता और एक तरह से उसको एक स्ट्रिक्ट लाइफ फॉलो करने के लिए मजबूर किया गया। एक तरह से देखा जाए तो वो एक मॉन्क की लाइफ जी रही थी। एमिली धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वो एक काइंड, रिलीजियस और काफ़ी ज़्यादा केयरिंग एक लड़की बन गई। स्कूल में वो टीचर्स की फेवरेट और काफ़ी ज़्यादा एक खुशमिजाज लड़की बन गई। एक दिन स्कूल में अचानक से उसे दौरा आया और वो ज़मीन पे नीचे गिर गई एंड शी वेंट इनटू कन्वर्जन। कन्वर्जन एक तरह से सडन अटैक जैसा होता है, और इसमें जब बेहोश होता है इंसान तो उसकी जो बॉडी है वो एक तरह से अकड़ जाती है। कोई सुपरस्टिशियस अगर कोई पर्सन हो तो उसको ये लगेगा कि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ ऊपर की हवा या ऐसा कुछ हो गया है, बल्कि ये एक मेडिकल टर्म है। अगर इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी है उसके मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, और वो एक रैपिड मूवमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी बहुत ज़ोर ज़ोर से शेक करने लग जाती है। इसके अंदर एमिली को हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ से डिस्चार्ज होकर एमिली सीधे घर पर आई। सब कुछ चीज़ें नॉर्मल थी, सारी चीज़ें सब कुछ ईजी गोइंग चल रही थी, बट रात को, उसी रात को एमिली को ऐसा फील हुआ कि उसकी बॉडी एकदम से भारी हो गई है, उसकी बॉडी के ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा वेट आ चुका है। उसको यूँ लगने लगा कि उसने खुद की बॉडी के साथ में कई और बॉडीज़ का वेट उठा रखा हो। पूरा 1 साल बीत गया और इसी पूरे 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें उसके साथ में बार बार होने लगी, तो फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग गई। तो इसी वजह से वो वापस से, उनको लगा कि हमें वापस से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जब एमिली को हॉस्पिटल लेकर जाया गया और उसका सारा एग्जामिन किया गया तो डॉक्टर्स ने ये बताया कि उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तब इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो एक तरह से सीजर्स यानी कि दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। टेम्पोरल लोब के एक साइड में दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल ऑफ सडन उसका जो इमोशंस हैं उसके ऊपर से कंट्रोल एकदम से उसका छूटने लग जाता है, तो उसको समझ नहीं आता कब रोना है कब हंसना है, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। तो फिर डॉक्टर्स ने क्या किया, उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में रख लिया। अब हॉस्पिटल में रखा उसको तो भाई वहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो गई, उसको अलग अलग कलर्स दिखाई देने लगे, उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, और डॉक्टर्स ने उसको ट्रीटमेंट के टाइम पे जो मेडिसिन दी थी उनका भी जो असर था वो दिख नहीं रहा था, और साथ में उसको हेलुसिनेशन भी बढ़ गया था। अब उसको अजीब अजीब से फिगर्स तक दिखने लग गए। उसको ये फील होता था कि डीमंस उसके आसपास हैं और उसको साथ में लेने के लिए आए हैं या फिर मारने के लिए आए हैं। और वो बार बार सबको एक ही बात बताती थी कि डीमंस उसको ये बोल रहे हैं कि यू विल रॉट इन हेल, यानी कि तुम नर्क में सड़ोगी। लाइक हॉरिबल यार। अगर हम ये चीज़ ऐसा सोचें कि हमारे आसपास हो रही है या फिर किसी अपने के साथ में हो रही है तो गॉड, मतलब सोच के कितना अजीब और कितना क्रीपी लग रहा है। डैम। 1973 के अंदर एमिली ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सबर्ग के अंदर एडमिशन ले लिया, और वो आगे जाके एक टीचर बनना चाहती थी। जो इतनी बुरी हालत के अंदर ये सब कंडीशन, ये सब चीज़ें देखने के बावजूद भी वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगी हुई थी। उसके जो बैचमेट्स थे वो हमेशा पार्टी करते थे और वो हमेशा अपने घर के अंदर जो फोटोज़ होती थी भगवान की, उन सब के बीच में वो बैठे रहती थी। एमिली का भी मन होता था बट उसने अपना जो पेन है वो किसी से भी शेयर नहीं किया। एमिली को हमेशा ये लगता था कि डीमंस उसका फॉलो कर रहे हैं और इसी डर की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसको मूड स्टेबलाइज़र और एंटी सीजर्स के जो ड्रग्स थे वो भी दिए जा रहे थे, बट उनका भी कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था उसके ऊपर। एक दिन एमिली अपनी आंटी के साथ में चर्च जा रही थी तो उसकी आंटी ने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ नोटिस करी। जो एमिली थी वो चर्च का जो होली वाटर है वो पानी पी नहीं रही थी, मतलब उसको वो एक तरह से अवॉइड कर रही थी या फिर उस चीज़ से दूर भाग रही थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो क्रॉस होता है चर्च में उसके पास में जाने से उसको डर लग रहा था। तो एमिली की आंटी को डाउट हुआ कि कहीं वो पजेस तो नहीं है। जो वहाँ के फादर थे चर्च के, उनसे उन्होंने बात करी और ये कहा कि एक बार उसका एग्जामिन करके देखे। एमिली का जब एग्जामिन किया फादर ने तो ये पता चला कि उसके ऊपर डेमोनिक पोजीशन है और उससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, एग्जॉर्सिज्म। आंटी ने जाके ये सारी बातें उसके जो पेरेंट्स थे उनको बता दी। उसके जो मॉम डैड है उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा
पर वो इस चीज़ के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि वो कैथोलिक फैमिली से थे और वो इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव करते थे। अब एमिली के ऊपर दो बार एग्जॉर्सिज्म हुआ। एग्जॉर्सिज्म का मतलब होता है कि झाड़ फूक। देखो, मेडिकल टर्म्स वाले इसको नहीं मानते हैं। एग्जॉर्सिज्म जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके अंदर कुछ अलग टाइप का होता है, वो शायद बाइबल वगैरह पढ़ते हैं, उसके ऊपर होली वाटर डालते हैं, तो इस तरह से एग्जॉर्सिज्म होता है। सो एग्जॉर्सिज्म के लिए वो रेडी हो गए और 2 बार उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करवाया। दोनों बार में कोई असर नहीं हुआ और रही सही में उसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिसिन भी कोई काम नहीं कर रही थी। उसके बाद में प्रीस्ट जोसेफ स्टेंगल ने 1975 के अंदर थर्ड एग्जॉर्सिज्म किया और इस थर्ड एग्जॉर्सिज्म के अंदर सारे डीमंस को एमिली की बॉडी से निकाल दिया। पर जिस दिन उसकी बॉडी से सारे डीमंस को बाहर निकाला गया, उसी रात को सारे डीमंस उसकी बॉडी में वापस लौट आए और उसको ये कहने लगे कि तुम्हें तुम्हारी मॉम के सारे सिंस यानी कि पाप उनको पे करना होगा। एमिली की कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ने लग गई। उसने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी। इतना ही नहीं, वो जो कीड़े होते थे ना, इंसेक्ट्स, उनको खाने लग गई। मतलब ये सारी चीज़ें तो एक बार को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, बट वो टॉयलेट करती थी फ्लोर के ऊपर और उसी को ही पी जाती थी, मतलब खुद के टॉयलेट को। अर्नोल्ड्स और अर्नड्स ऑल्ट, ये 2 प्रीस्ट थे जो एमिली के ऊपर सारा एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। उन्होंने 43 टेप रिकॉर्डिंग भी करी जिसके अंदर एमिली की काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वॉइसेस, एक तरह से डेमोनिक पोजीशन की जो भी साउंड्स होते थे, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती थी, वो सारी की सारी रिकॉर्ड की गई। ये सारा एक तरह से उन्होंने अपने सेशन टाइम के अंदर रिकॉर्ड किया। उसकी बॉडी के ऊपर 7 डीमंस ने अटैक किया था, जिसमें था चेन, जूडो, नूरो, लूसीफर, हिटलर, बीलियल एंड लीजियन। सो इन डीमंस का एमिली की बॉडी के ऊपर अटैक, ये वाली बात एक प्रीस्ट ने एक टीवी चैनल के अंदर बताई थी। और इतना ही नहीं, सेशन के टाइम पे एमिली ने इतना तक बताया कि मदर मैरी खुद उसके सपनों में आई थी, उसके ड्रीम्स के अंदर आई थी और उससे ये पूछा था कि क्या तुम दूसरों के जो सिंस है, मतलब कि जो दूसरे बुरे लोग हैं और जितने भी लोग हैं उनके सिंस तुम अपने ऊपर लोगी। वो चाहती तो उस टाइम पे मदर मैरी के साथ में जा सकती थी, लेकिन उसने ये कहा कि नो, आई विल स्टे। अगर आपने एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज अगर मूवी देखी है तो आपने शायद ये सीन भी देखा होगा। वो एक तरह से दूसरों के पापों के लिए खुद सफ़र करने के लिए रेडी हो चुकी थी। जो एमिली के पेरेंट्स थे उन्होंने भी हार नहीं मानी। उनको पता था कि उसमें बहुत ज़्यादा पेन है, बट उन्होंने 10 मंथ्स के अंदर 67 टाइम्स एग्जॉर्सिज्म करवाया। जैसे उस प्रोसीजर के अंदर उनकी बेटी की जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी इन सब चीज़ों से। उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको निकालने के लिए। और एक बार इस एग्जॉर्सिज्म के प्रोसीजर के बीच में जो एमिली थी वो 2 दिन के लिए किसी टेबल के नीचे जाके कुत्तों की तरह भौंकने लग जाती थी और घुर्राने लग जाती थी। मतलब ये बिल्कुल भी ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं था। तो उस चीज़ से एमिली बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट चुकी थी। उसका वेट अब 30 किलो का हो चुका था और कहीं ना कहीं वो खुद भी इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती थी। अगर हिम्मत हो तो डेफिनेटली ये मूवी ज़रूर देखना। अब वो भी इस पेन से फ्री होना चाहती थी, जबकि वो अपनी खुद की मर्जी से यहाँ पर थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया ताकि उसकी बॉडी के ऊपर से डीमन का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। खाना और पीना सब छोड़ने की वजह से उसको डिहाइड्रेशन और मालन्यूट्रिशन हो गया और इसी की वजह से उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि 1 जुलाई 1976 के अंदर उसने आखिरी सांस ली और उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। मरने से पहले उसने अपनी मदर को सिर्फ एक वर्ड कहा, मॉम आई एम अफ्रेड। माँ, मुझे डर लग रहा है। सो एमिली की डेथ के बाद में जो उसके पेरेंट्स और वो जो दोनों प्रीस्ट जो उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, उनके ऊपर कोर्ट में केस चला। उनको हर जगह क्रिटिसाइज़ किया गया। इवन जो स्टेट प्रोसिक्यूटर जो थे, उन्होंने इतना तक कह दिया कि अगर उसको 1 हफ़्ता पहले अगर ज़बरदस्ती खाना खिला दिया जाता तो शायद वो आज ज़िंदा रहती। जबकि ये चीज़ किसी को नहीं पता थी कि उसने खुद की मर्ज़ी से खाना छोड़ा था ताकि उसके ऊपर से जो डिमोनिक पावर जो है वो उसका इफ़ेक्ट कम हो जाए। बट कोर्ट ये सब मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। डॉक्टर्स ने ये तक क्लेम किया कि अगर उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म की जगह अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका किया जाता तो शायद वो बच सकती थी। और उन सबको 6 मंथ्स की जेल और कुछ फाइन भरने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन एमिली की जो मदर, उनके जो लॉयर थे, उन्होंने कोर्ट से अपील करी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो उनकी सज़ा कम कर दी गई। यू नो व्हाट गाइस, आज भी एमिली की मदर जिंदा है और उनसे कोई भी सवाल किया जाता है एमिली की डेथ के बारे में तो उनका सिर्फ एक ही जवाब आता है कि उनको कोई रिग्रेट नहीं अपनी बेटी की डेथ का। गॉड ने खुद ने उन्हें एग्जॉर्सिज्म करने के लिए कहा था जो डीमन उनकी बेटी की बॉडी के अंदर है उसके ऊपर। सच्चाई क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते। डॉक्टर्स ने क्लेम किया था कि अगर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती तो वो बच जाती। सबसे पहले एमिली को वहीं पर लेकर जाया गया हॉस्पिटल,
वहाँ पे जो उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, अलग अलग ड्रग्स दी जा रही थी, उससे उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही थी, दवाई बेअसर हो चुकी थी। तो किस बेसिस के ऊपर वो ये कह सकते थे कि मेडिकल ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाती? मतलब एक इनोसेंसी, एक काइंड हार्टेड, हंसती खेलती लड़की, उसको दूसरों के सिन के लिए बलि चढ़ा दिया गया, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए बोला गया, और उस लड़की ने हंसते हंसते खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब अब तक एग्जॉर्सिज्म मूवी के नाम से मुझे सच में डर लगता था, बट इसकी स्टोरी के बाद में मुझे सच में बहुत ज़्यादा दया आने लगी। क्या लगता है आपको एमिली की स्टोरी सुनकर? एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, किस हद तक वो सच है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक डेमोनिक पोजीशन था? मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी है कि जिस तरह से मैं उसकी स्टोरी से कनेक्ट हो पाई हूँ, उस तरह से मैं आपको भी उसकी स्टोरी से कनेक्ट कर पाऊँ। ऑलराइट गाइस, सो ये थी स्टोरी एनालिस मिशेल की, जिसे हम एमिली रोज के नाम से जानते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लगी ये स्टोरी। आपके क्या रिव्यूज़ हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं स्टोरी पे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड यस, मेरा लुक भी कंप्लीट हो चुका है। एंड या आज मैंने पोनी टेल बना रखी है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। तो हमेशा मेरे बाल खुले हुए रहते हैं तो वो एक ही स्टाइल लगता है, बट मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। प्लीज़ लेट मी नो कि मेरे खुले बाल ज़्यादा सही लगते हैं या फिर ये पोनी टेल। लाइक आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड। ये वीडियो शुरू करने से पहले, ये लुक लेने से पहले आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड कि पता नहीं ये लुक कैसा आएगा, मैं ये प्रॉपरली कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। जो ये फाइनली ये जो आया है ना लुक, ओ माय गॉड, दिस इज़ सीरियसली सो अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस लुक के ऊपर अगर मेरे कर्ली हेयर होते तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते। एंड अभी मेरा कलर ख़राब हो चुका है। लाइक दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अब इसको किसी भी पार्टी के अंदर इसको वेयर कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा इजी लुक है। और जस्ट फॉलो माय ट्यूटोरियल, जो भी मैंने किया है आप उसको फॉलो करते जाओ। एंड सीरियसली जब आप इसको बनाओगे, आप इसको क्रिएट कर लोगे ना इस लुक को, उसके बाद में आप बड़े सरप्राइज होगे। ओ माई गॉड, आई डिड इट। जैसे कि मुझे लग रहा है कि जब ये वाइट कलर यूज़ करो तो ये लाइनर होना चाहिए, ना कि फेस पेंट। एंड इट्स लुकिंग सो स्टनिंग गाइस। मैंने न्यूड लिप्स के साथ में ग्लॉस लगाया है। अगर कभी भी आपका थोड़ा भी ड्रामेटिक आई होता है तो हमेशा ट्राई करना कि लिप्स हमेशा लाइट हो। तो कभी भी किसी पार्टी के अंदर या फिर किसी फंक्शन के अंदर अगर आपका जो ड्रेस है वो थोड़ा भी पर्पलिश सा है, थोड़ा भी कॉम्प्लीमेंट करता है, तो आपको ये लुक डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट लुक देगा, क्योंकि नॉर्मल आई शेडो तो हर कोई करता है, बट दिस वन इज़ लुकिंग सो अमेजिंग गाइज। ट्रस्ट मी, ये आपको भीड़ से थोड़ा अलग करेगा। इफ़ यू लाइक दिस लुक एंड इफ़ यू वांट टू रिक्रिएट इट ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब, सो डोंट फॉरगेट टू टैग मी प्लीज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली वांट टू सी कि आप लोग इसके ऊपर किस तरह से वर्क करते हो और इसका रिजल्ट किस तरीके से आता है। रियली वॉन्ट योर सपोर्ट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक माई concept, my stories, my makeup, my look, everything, so please subscribe my channel. And if you like this video and if you like anything in my video, so make sure to hit a like button on my today's video. सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल बटन आपको दिख जाएगा, सो क्लिक कर लेना, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उससे ये होगा कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो, कुछ भी आपको गड़बड़ लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइज। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप you like my video. I'll meet you in my next video. Take care guys and bye.